गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। किदवई कॉलेज से मैं आपकी शाहीन मैम। आज हम लोग क्लास 10th के सिविक्स का लेसन सेकंड पढ़ेंगे, संघवाद। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेसन पढ़ा था बच्चों, सत्ता की साझेदारी। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच जो सत्ता का बंटवारा है वो आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक काम रूप है। और इस अध्याय में हम लोग सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप के बारे में विचार करेंगे। इसे ही संघवाद कहा जाता है। इसमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों के साथ रहना और चलना कैसे संभव हो पाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संघवाद क्या है। पिछले अध्याय में आपको कुछ याद है बच्चों? हम लोग जैसा हम आपको एक बार फिर से उसके सिलसिले में आपको थोड़ा सा जिक्र कर दें कि बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बेल्जियम में क्या हुआ था? बेल्जियम में दो भाषा के लोग थे जिसके बीच विवाद चल रहा था, डच भाषा और फ्रेंच भाषा। तो बेल्जियम ने समझदारी ये दिखाई थी कि दोनों भाषाओं के लोगों को केंद्र सरकार में महत्व दिया था, जिसकी वजह से बेल्जियम की बहुत ही समझदारी और शासन व्यवस्था अच्छी तरह चली। लेकिन इसके विपरीत श्रीलंका में क्या हुआ था? श्रीलंका में दो समुदाय के लोग थे, तमिल और सिंहली समुदाय के। लेकिन श्रीलंका ने सिर्फ सिंहली समुदाय के लोगों को महत्व दिया, तमिल से लोगों को नहीं, जिसके कारण उसमें गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इस तरह से अब आप देखिए कि इस लेसन में कि बेल्जियम के संविधान में जो बदलाव किए गए थे उसमें केंद्रीय सरकार की जो शक्ति थी उसमें कमी करना भी था, क्योंकि जो अधिकार थे वो प्रांतीय सरकारों को भी दिए गए थे। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकार थी, लेकिन 1993 के बाद से कुछ बदलाव और भी किए गए और प्रांतीय सरकार को और भी संवैधानिक अधिकार दे दिए गए। तो अब इस अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकार केंद्र पे निर्भर नहीं रहती थी। तो बेल्जियम में जो एकात्मक शासन था वो उसकी जगह क्या हो गया? संघीय शासन प्रणाली आ गई। तो इस लेसन में हम यही संघवाद के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके विपरीत श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था थी और केंद्रीय सरकार के पास सारी शक्ति थी। श्रीलंका के लोग तमिल ये चाहते थे कि देश में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ तमिल की बात को न सुन के सिंहली समुदाय को महत्व दिया गया, जिससे मैंने आपको बताया कि गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी। संघीय शासन व्यवस्था में संघीय सर्वोच्च सत्ता किसके पास रहती है? केंद्रीय सरकार के पास रहती है, और उसके विभिन्न जो अनुवांशिक इकाइयाँ उनके बीच बांटती जाती है। तो संघीय सरकार की जो मुख्य रूप से सरकार होती है बच्चों, वो दो तरह की होती है। एक होती है केंद्रीय सरकार, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और उसके बाद एक तीसरे स्तर की सरकार होती है। इसके बारे में हम डिटेल आपको बाद में पढ़ाएंगे कि केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सरकार पूरे देश के लिए होती है। सारे इंपॉर्टेंट विषय केंद्र सरकार के पास होते हैं, और फिर राज्य या प्रांत की सरकार होती है जो शासन के कामकाज को देखती है। इस तरह से सत्ता के ये दोनों स्तरों की सरकार अपने अपने स्तरों पे स्वतंत्र होकर काम करती हैं। केंद्रीय सरकार जो होती है प्रांतीय सरकार को आदेश भी दे सकती है। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बच्चों वो मैप दिखाना चाहेंगे कि आप जो है देखिए कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड में कितने सारे आपके संघीय शासन व्यवस्था के ये हैं देश हैं। ये देखिए आप, चलिए यहाँ पे आप कनाडा से लेके संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, फिर आप यहाँ आ जाइए। ये जो जितने डार्क है बच्चों वो आप देखिएगा, ये रशिया है, ये हमारा भारत भी है, ये पाकिस्तान है, और ये है इधर आप आ जाइए नाइजीरिया, इधर आ जाइए ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से पूरे विश्व के 192 देशों में से 25 ऐसे देश हैं जहां संघीय शासन व्यवस्था है। तो अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट्स पे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बारे में, कि केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास आदेश नहीं देती है। राज्य सरकारों के पास उनकी अपनी शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए केंद्र सरकार को उसे जवाबदेही नहीं देनी होती है। फिर भी ये दोनों सरकार अपने अपने स्तरों पे ये खुद ही जवाबदेह होती हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में।
तो अब हम देखें संघीय शासन व्यवस्था जो चलती है इसके बारे में हम देखेंगे कि यहाँ जो सरकार होती है यह दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह का शासन करती है, जैसे कर बनाने, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। और जो ये संविधान है उसके जो मौलिक प्रावधानों को किसी एक सरकार अकेले बदल नहीं सकती। ऐसे के लिए दोनों सरकार की सहमति होनी चाहिए, यानी केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार। तो भारत में क्या क्या है बच्चों, यहाँ पे हम आपको और भी विशेषताएं बताएंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं हमारा भारत देश में संघीय शासन व्यवस्था है। दिल्ली में हमारी केंद्रीय सरकार है और हर प्रदेश की अपनी सरकार, जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हमारी उत्तर प्रदेश की अपनी सरकार है। तो अब ये बच्चों, अब आप देखिए कि केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है वो हर केंद्रीय सरकार में अलग अलग तरीके से होता है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पे दो तरीक़ों से गठित होती हैं। पहला तरीका ये है कि दो या दो से अधिक राष्ट्र मिलकर एक बड़ी इकाई गठित करते हैं। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता के साथ रहते हैं, अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं, अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अपनाते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो राज्य हैं। और अब हम बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों में को संभालने में के लिए सोचिए, जब जैसे भारत जैसे विशाल देश के लिए ये काम कितना मुश्किल है। तो अब हम देखते हैं भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है। तो इस पे हम देखेंगे भारत में संघीय व्यवस्था कि भारत ऐसे विशाल देश के लिए काम कितना मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे क्षेत्र के लोग रहते हैं। तो इसमें सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था की गई है, इसके बारे में चलिए अब हम इसको डिटेल पढ़ते हैं। तो आज़ादी, भारत को जब आज़ाद हुआ बच्चों 15 अगस्त 1947 को, तो आज़ाद होने के बाद से बहुत से स्वतंत्र रजवाड़े थे जो धीरे धीरे भारत में मिल गए और भारतीय संविधान ने भारत के राज्यों को संघ घोषित कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि संविधान ने क्या किया। मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था, संघ सरकार जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं, ये जो केंद्र सरकार है इसको हम संघ सरकार भी कहते हैं, और दूसरी है राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना रहता है। उसके बाद से जो पंचायत और नगर पालिका के रूप में भी संघीय शासन में एक तीसरा स्तर जोड़ा गया है। तो इसे ही आप कहते हैं स्थानीय सरकार। तो किसी भी संघीय व्यवस्था का तीनों शासन व्यवस्थाओं के अलग अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच अलग अलग सबको बांटा गया है। तो हम डिटेल आपको बताएंगे बच्चों, बहुत ही गौर से सुनिएगा। और इस पे आपको अलग से अति लघु क्वेश्चन भी आ सकता है और बहुविकल्पीय या लघु क्वेश्चन भी आ सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है भारत की संघीय व्यवस्था में। ये 3 पॉइंट देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब आपको अलग अलग देखना है। आपको संघ सूची में क्या आते हैं, कौन से विषय आते हैं। विषय यानी आप सब्जेक्ट नहीं, आप किस किस मामले पे कौन कौन सा काम करना पड़ता है संघ सूची के अंतर्गत। राज्य सूची में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, समवर्ती सूची में कौन कौन, ये आप इसको डिटेल देखिए। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक ही तरह की नीति बनाई गई है, इसी कारण इस विषय को संघ सूची में डाला गया। संघ सूची में जो कानून, संघ सूची में जितने वर्णित विषय होते हैं, जिनको मैंने विषय कहा था, इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को। संघ सूची में बच्चों जितने विषय आते हैं इस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। अब आ जाइए आप राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची में क्या है, राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय रहते हैं। राज्य सूची में जो विषय होते हैं उनके बारे में, उनको सॉल्व करना, उनके बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है।
और समवर्ती सूची आ जाइए आप तीसरी सूची के बारे में। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय होते हैं, जिसमें केंद्र के साथ राज्य सरकार की भी साझा दिलचस्पी रहती है। इसमें भी इस विषय पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का है। लेकिन जब दोनों के कानून में टक्कर होता है तो जो मान्यता दोनों जब कानून बना रहे हैं तो जो महत्व दिया जाता है या जो मान्यता दी जाती है बच्चों, वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए कानून को दी जाती है। तो कुछ राज्यों के बारे में हम आपको बताते हैं कि जैसे भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ जिसका अपना संविधान है। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता। इस राज्य के स्थानीय निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ पे ज़मीन या मकान नहीं खरीद सकता और भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। अब हम ये देखते हैं, चलिए दूसरे, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप या दिल्ली की राजधानी जो दिल्ली राजधानी है हमारे देश की, तो इन सब जगहों पर ये ऐसे इलाके जो इस कोटि में आते हैं, इन्हें केंद्र शासित वाले अधिकार कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्य का अधिकार नहीं है। इन इलाकों को शासन चलाने का अधिकार सिर्फ केंद्र शासित को है। तो ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों? केंद्र शासित। अब आपको पता रहना चाहिए भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य हैं। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का जो बंटवारा होता है, ये बुनियादी बात है। अधिकारों की इस बंटवारे की बात करना आसान नहीं है। अकेले संसद इसमें बदलाव नहीं कर सकती। इसके लिए क्या होता है, संसद के दोनों सदन में 2/3 बहुमत से मंजूरी की जाती है और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा से भी करना पड़ता है। तो आप बच्चों गौर से वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि केंद्र है, दिल्ली की एक मेन केंद्रीय सरकार है और राज्य की अपनी सरकार है। संसद के 2 सदन होते हैं, आपको कई बार बताया, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस तरह से ये सारी बातें आपको पता रहना चाहिए और जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसको गौर कीजिए। अगर आप वो चीज़ मेन बेसिक चीज़ ही भूल जाएंगी तो फिर आगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे आपको केंद्र शासित राज्यों के बारे में बताया और संसद के बारे में बताया कि कोई भी चेंज अकेले नहीं हो सकता है। उसके लिए संसद के 2/3 बहुमत से उसकी मंजूरी लेना आवश्यक होता है। और जो भी प्रावधान बनते हैं संवैधानिक और कानून के लिए जो देख रेख होती है, उसको संभालने का काम किसका होता है बच्चों? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका यानी किसी तरह का फैसला करने का अधिकार हर राज्य के उच्च न्यायालय को होता है और अंतिम रूप से फैसला करने का अधिकार किसको होता है? सुप्रीम कोर्ट को। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। तो सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करने के लिए राजस्व के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को भी ऐसा किसी भी तरह का राज्य सरकारों को कर लगाना या संसाधन जमा करना अधिकार है। तो अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे कि संघीय व्यवस्था कैसी चलती है। इसके लिए भाषाई राज्य का क्या होता है। अब लास्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि संघीय व्यवस्था के लिए जो कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान बच्चों बहुत ज़रूरी है, लेकिन भारत में शासन व्यवस्था ऐसे ही संभव नहीं हो सकी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा संघवाद की भावना रखी गई, विविधता का आदर किया और साथ साथ रहने की इच्छा या साझेदारी, ये सब चीज़ें हुई हैं। इसके बाद से इसके लिए क्या क्या हुआ गया, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है भाषाई राज्य। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, भाषाई राज्य। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया गया। आप गौर से सुनिएगा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए 1947 में से लेके 2006 तक अगर हम राजनीतिक मानचित्र देखेंगे बच्चों तो बहुत फ़र्क